हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गूगल चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बुक के ओवरऑल टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, हम चैप्टर के नेम से हम कुछ डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब करंट से हम लेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब पहले एक बेसिक चीज समझ लें। जैसे हमने एक मैग्नेट लिया, नेचुरल मैग्नेट हो सकता है, ठीक है, और नेचुरल मैग्नेट जैसे हमने ये पढ़ा है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक उसका साउथ पोल होता है। इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड क्रिएट होता है और उस फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है, अगर इस फील्ड में अगर हम अदर मैग्नेट लेके आते हैं या कोई भी आयरन पीस लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ इस बार मैग्नेट के अराउंड। ये बार मैग्नेट फिक्स है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आए या मैग्नेट को लेके आए तो उस पर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो तो हो जाएगा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। अब वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, अब सिंपल एक बेसिक चीज हमने पढ़ी है अबाउट चार्ज। चार्ज अगर हमारे पास स्टेबल है तो वो एक फील्ड क्रिएट करता है और वो फील्ड हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में है या चार्ज मूवेबल है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फिर एक वायर में मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्रिएट करेगा, उसके साथ साथ कौन सा फील्ड क्रिएट करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहिए। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे और इस पे बेस्ड हम कुछ लॉज पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका इफेक्ट कितना होगा, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये हमारे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इसको हम यूजुअली अपने लैब में, अपने घर में यूजुअली हम चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि करंट फ्लो करने से या चार्ज के मूविंग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो देखो, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसमें एक सिंपल, हम एक वायर लें, ये वायर ले लिया हमने AB, ओके, और इस वायर को हमने कनेक्शन दे दिया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओके। और मान लें यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया कि सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो इसका मतलब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इस वायर के पास एक कंपास लेके आता हूँ, कंपास है वो एक्चुअल में क्या है? कंपास आप सब जानते हो, कंपास डायरेक्शन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन फाइंड आउट करने की यूज में आता है। तो वो एक एक्चुअल में निडल होता है, निडल है वो, और वो मैग्नेट फॉर्म में होता है या मैग्नेट होता है। तो मैग्नेटिक निडल को हम कंपास बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास डायरेक्शन अगर हम लें तो ये हमारे पास ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ, या फिर इसको हम जियोग्राफिकल मैप में ना लेकर डायरेक्ट अगर हम लें, ये हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारी डायरेक्शन ले ली। अब देखो, करंट की जो डायरेक्शन वो कहाँ से कहाँ पे है? नॉर्थ टू साउथ,
और अगर मैं इसके पास एक नीडल लेके आता हूँ, और वो नीडल जो है वो कैसे है मेरे पास, कंपास नीडल। तो फर्स्ट कंडीशन तो देखो हमारे पास ये है कि इस कंपास नीडल को मैंने यहाँ पे रखा, ओके, और ये मान लिया मैंने, ये इसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। फर्स्ट कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि ये सर्किट हमारे पास ओपन है। तो ओपन है तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये हमारे पास जो कंपास नीडल है वो स्टेबल है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसके चारों ओर कोई भी इफेक्ट, इसकी वजह से इस पर कोई भी इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ये लें कि अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, यानी कि सर्किट को क्लोज कर दें और करंट को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, ये करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ओके, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे पास ये कंपास नीडल, इस पे फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स के अप्लाई होने की वजह से ये वेस्ट की डायरेक्शन में क्या होती है, अपनी स्टेबल कंडीशन से मूव करती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपास नीडल स्ट्रेट थी, और स्ट्रेट होने के बाद वो कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देती है। ओके, तो इसकी इनिशियल जो कंडीशन थी वो ये थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो ये थी। तो नॉर्थ है और ये साउथ, तो नॉर्थ है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की ओर, और साउथ है वो किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की ओर। ओके, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन हुआ। इसके नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम इसको चेंज कर दें या डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करें तो क्या ऑब्जर्व होता है, अगर मैं इसको प्लस टू माइनस यानी कि साउथ टू नॉर्थ मूव करवाता हूँ करंट को, तब मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे दिखाई देता है। तो ये नॉर्थ, ये उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये साउथ। तो नॉर्थ तो मूव करता है ईस्ट की ओर और साउथ मूव करता है वेस्ट की ओर। तो देखो इन तीनों डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हेन नो करंट फ्लोज इन वायर देन नो डिफ्लेक्शन इन कंपास, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देन नॉर्थ पोल ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स टू वेस्ट एंड साउथ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स टू ईस्ट, and in this condition if direction of current is reverse then direction of deflection is also reverse। okay, तो यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास इसका ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ऑब्जर्वेशन हुआ तो इसमें हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, तो देखो रिजल्ट में हम ये मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम north to south then डिफ्लेक्शन इन नीडल, नीडल में जो डिफ्लेक्शन है, या इसको ऐसे लिख दें, डिफ्लेक्शन इन नीडल इज दैट नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टूवर्ड, नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा, ये नॉर्थ टू साउथ अगर मूव कर रही है तो नॉर्थ पोल हमारे पास टूवर्ड्स वेस्ट, ओके, एंड करंट डायरेक्शन, अगर करंट डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं, फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टूवर्ड, तो साउथ टू नॉर्थ है तो ये किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ईस्ट, ओके, व्हेन नो करंट देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, देयर इज ए फील्ड इज प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा तो वो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ओके, तो इसको रिजल्ट में हम मेंशन कर सकते हैं कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। ओके, और इसका कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन चार्ज फ्लोज
इन ए कंडक्टर, कंडक्टर में जब चार्ज फ्लोज होगा देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। एक कंक्लूजन और क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन था, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। तो जैसे नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट में क्या था, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ साउथ पोल, अगर इसके पास मैं एक दूसरा मैग्नेट लेके आता हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ साउथ एंड नॉर्थ, ओके, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई। तो सेम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई, जिससे हमारे पास डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास था, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड direction of magnetic field is changed when direction of current is changed। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज। ओके, एक कंक्लूजन हम और यहाँ पे लेते हैं, और वो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखो सर्किट में हमारे पास वन सेल है, अगर मैं यहाँ पे डबल सेल लेता हूँ तो यानी पोटेंशियल बढ़ेगा और पावर वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो इंक्रीज। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है देन डिफ्लेक्शन इज नीडल इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि डिफ्लेक्शन, अगर लो डिस्प्लेसमेंट है करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट के मैग्नीट्यूड पर डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगा, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और डिफ्लेक्शन कम है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। ओके, तो यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज और डिक्रीज when value of current is increase or decrease respectively। ओके, तो करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, उसका पावर, वो किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ओके, तो इसका मतलब जब भी हमारे पास किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज के फ्लो होने पर उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम फाइंड आउट करते हैं कि एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वैसे हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर की वजह से अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं, और उन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर की वजह से, क्योंकि वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग पॉइंट पर वैल्यूज क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक हम पढ़ते हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोट-सावर्ट लॉ। एक बहुत सिंपल सा लॉ है, बायोट-सावर्ट लॉ। देखो सिंपल, हम एक पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पॉइंट लें
कि हमारे पास एक चार्ज Q है और उस चार्ज Q के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है तो हम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में उस वायर की वजह से या उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी होगी वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, बायो-सावर्ट लॉ से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब देखो बायो-सावर्ट लॉ स्टेटमेंट क्या कहता है और ये प्रैक्टिकली लॉज है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ओके, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है मेरे पास I। और स्टेट एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास करंट की वजह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखो मान लें कि यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया मैंने P और उस पॉइंट P पर इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आती है तब हम उसको एक स्मॉल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और स्मॉल वैल्यू को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं या समेशन करते हैं तो वो हमें टोटल वैल्यू देगा। तो देखो यहाँ पे मान लें कि ये हमारे पास एक एलिमेंट ले लिया मैंने AB और उस AB एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, D है। ये लेंथ एलिमेंट इस R के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल मान लिया मैंने कितना है, थीटा। तो ये पॉइंट ध्यान से में रखना कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा वो किसके बीच बन रहा है, लेंथ एलिमेंट और R। और R जो है वो मेरे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ लेंथ, डायरेक्शन फ्रॉम वायर टू पॉइंट P। ओके, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। DL जो है वो हमारे लिए क्या एक लेंथ है और उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट या लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। क्लियर? तो देखो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो एज इट इज स्टेटमेंट हम यहाँ मेंशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट DL इज, फर्स्ट पॉइंट स्मॉल एलिमेंट है तो इसका मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट I की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि करंट को का मैग्नीट्यूड अगर हम इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये हमेशा याद रखना कि करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट DB is directly proportional to angle of sin between length element and position vector R। R और DL के बीच बनने वाले एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। एंड फोर्थ पॉइंट DB, अब देखो एक सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि इस वायर से हम जितना दूर जाएंगे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकली भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अब ये जरूर ध्यान रखना कि DB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट DL की वजह से। तो इन चारों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे देखो ऑन कॉम्बिनेशन चारों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। ओके, और यहाँ से हम कांस्टेंट लें तो वो हमारे पास आता है कि IDL साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर।
और यहाँ पे k को मैं लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट और म्यू जो है वो हमारे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक पॉइंट हमने पढ़ा था अपसाइनल नोट। अपसाइनल नोट है वो किसको बताता है, परमिटिविटी को। तो जो इफेक्ट, जो प्रॉपर्टी परमिटिविटी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट करता है, परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक में परमिएबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करती है कि मीडियम के चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड के में क्या चेंज होगा, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, परमिएबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और इस म्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो वैल्यू हमारे पास आती है टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये आगे हम ले लेंगे कि कैसे आया, ठीक है। तो ये हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास आती है मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखो इस बायो-सावर्ट लॉ का जो यूज़ है वो हम कहाँ पे करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये केवल किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से। हमें चाहिए किसकी वजह से, ओवरऑल वायर की वजह से। तब हम सिंपल इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने पर हमें टोटल डीबी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर समेशन कर सकते हैं। समेशन का मतलब एक छोटे छोटे स्मॉल इक्वल एलिमेंट में अगर पूरे वायर को डिवाइड करें, एक वायर की वजह से फील्ड की वैल्यू निकालें और सभी को ऐड कर दें तो समेशन हो जाएगा। या फिर हम इसका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखो आपसे पूछा जाए कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा इसका मतलब थीटा जो बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, डी एल और आर के बीच। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट है तो आई हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीबी वेक्टर। वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर इनटू डायरेक्शन। तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, डी एल और आर के बीच। तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो देखो यहाँ पे आर केप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसको वापस ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी एल इंटू आर केप इंटू साइन थीटा। और आर केप यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डायरेक्ट हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अगर इसको आप यूनिट वेक्टर में न रिप्रेजेंट करके आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो हमने क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है आर केप वो क्या होती है, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब डीबी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर इंटू आर, ये मिल जाएगा हमें आर क्यू। तो ये भी हमारे पास इसकी कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। क्लियर, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। अब देखो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड है वो किन कंडीशन में मिनिमम होगा, किन कंडीशन में वो मैक्सिमम होगा, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कुछ इसकी यूनिट की बात कर लें और इसकी डायमेंशन की भी हम बात करेंगे, और परमिएबिलिटी क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सिंपल बायो-सावर्ट लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम बायो-सावर्ट लॉ से मेजर करते हैं। तो किसी भी लॉ का एक्चुअल मोटिव क्या है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, वो हमें समझना जरूरी है, ठीक है ना।
तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट एक किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम किसका यूज लेते हैं, बायो सावर्ट लॉ का। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि इस वायर के एलिमेंट की वजह से इसी डिस्टेंस पर पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंगल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम कंबाइन लिखते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट निकल के आता है। ओके, अब देखो यहाँ से हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करें और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा यूनिट हम लिखते हैं इसकी टेस्ला, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ओके, तो ये हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट यानी कि साइंटिस्ट के नेम पर टेस्ला। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मस्ट आपको पूछ ली जाती है। तो देखो डायरेक्शन यहाँ से dB वेक्टर इक्वल टू हमारे पास पॉइंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r के डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो देखो ये हमें डायरेक्शन जो देगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो देखो dl की डायरेक्शन उधर होगी जिधर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, r के वो होगा जिधर हमारे पास डिस्टेंस r है, सिंपल, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो हम वेक्टर प्रोडक्ट काम में लेते हैं और वेक्टर के लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि dl क्रॉस r के भी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगी ये हम देखते हैं। देखो हमारे पास पहले मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था i क्रॉस i हो, j क्रॉस j हो या k क्रॉस k हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ये हमने पढ़ा था वेक्टर में। और i क्रॉस j या फिर इसको हम एक सर्किल फॉर्म में, जैसे हमने पढ़ा था कि सर्किल फॉर्म में अगर हम लेते हैं, जैसे ये हुआ मेरे पास i, ये हुआ j और ये हुआ k, तो i क्रॉस j है वो हमें क्या देगा, प्लस k, j क्रॉस k हमें क्या देगा, i क्रॉस j k, j क्रॉस k हमें क्या देगा, i देगा, और k क्रॉस i हमें क्या देगा, j देगा। और अगर इनमें से एक को भी हम रिवर्स कर दें तो वो माइनस हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, अगर हम इसकी डायरेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल लें कि डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और इस वायर की वजह से यहाँ पर r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी आपको। तो मैंने क्या बताया कि इसका एक एलिमेंट ले लिया dl, और dl की डायरेक्शन उधर होगी जिधर करंट की डायरेक्शन है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो देखो dl क्रॉस r, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान रखना। बायो सावर्ट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम काफ़ी लॉ से भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन लॉ में हम कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो dl क्रॉस r केप से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो dl किधर है भाई, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, i केप से। r किधर है, y एक्सिस, तो y एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j से। ओके, तो dl इंटू r केप और i क्रॉस j। अब देखो ध्यान से, i क्रॉस j ये आपको पता होना चाहिए, i क्रॉस j क्या होता है, पॉजिटिव के, तो इसका मतलब dl डॉट r केप और k केप। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आई वो किसकी आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और k है वो कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, z एक्सिस। अब देखो इस z एक्सिस को हम एक पॉइंट से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बोर्ड का ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, बोर्ड के आउटसाइड z एक्सिस, इनसाइड है वो माइनस z एक्सिस।
तो ये हमारे पास एक सिंपल प्लेन है। तो इस प्लेन के अगर हम बाहर की ओर, यानी कि हमारा थंब बाहर की ओर है तो पॉजिटिव जेड, अंदर की ओर है तो नेगेटिव जेड। तो जेड नेगेटिव पॉजिटिव हो यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो ये हमारे पास एक प्लेन हुआ, ठीक है, और इससे बाहर की ओर अगर हम जाते हैं तो देखो ये एक सिंपल सा पॉइंट है, वो ध्यान रखना। प्लेन से एरो बाहर आ रहा है, ये एरो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो इसका मतलब एरो का डॉट पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, हमारी तरफ आ रहा है तो हमें डॉट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब हमारे पास डॉट है, तो डॉट का मतलब अब देखो हमारे पास अगर हम एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये प्लस जेड और ये हमारे पास है माइनस जेड, जो माइनस के से रिप्रेजेंट होगा और ये प्लस के से रिप्रेजेंट होगा। तो एरो बाहर की ओर आ रहा है, तो बाहर की ओर आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा एक्सिस हो जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड का मतलब पॉजिटिव के। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव के आ रहा है तो इसका मतलब आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव के और जेड एक्सिस। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो किधर होगी? आउटवर्ड और अपवर्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, तो प्लेन जो है वो हमारे पास उसके आउटवर्ड या अपवर्ड या फिर नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा रहेगा। तो देखो ये हमारे पास प्लेन है, तो इस प्लेन पर यहाँ से देखें तो देखो ये इसकी डॉट हमें दिखाई दे रही है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड या फिर आउटवर्ड और नॉर्मल। तो ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव के। ओके, अगर हमारे पास ये प्लेन है और एरो जो है वो उसके इनसाइड जा रहा है, एरो जो है वो उसके इनसाइड जा रहा है और हमें एरो का पीछे वाला बैक साइड हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये सरफेस रहा और एरो ये जा रहा है तो हमें उसके बैक साइड पार्ट दिखाई देगा, यानी कि इस तरह से दिखाई देगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस के फॉर्म में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस में आता है? नेगेटिव जेड एक्सिस में आए या माइनस के में आए, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड टू प्लेन या इनसाइड टू प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? इनसाइड और डाउनवर्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन, राइट। ये हमारे पास नॉर्मल टू प्लेन के एक। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे आगे हम न्यूमेरिकल लेंगे उसमें हम शो करेंगे डायरेक्शन अगर हमें पूछी जाती है, या डायरेक्शन आपको डायरेक्टली कहेगा कि रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट एंड क्रॉस। तो डॉट एंड क्रॉस का मतलब सीधा सीधा समझ लेना, एरो अगर हमारी तरफ आ रहा है, अगर हमें लगने वाला, तो इसका मतलब हमें उसका क्या दिखाई देगा? डॉट। और डॉट का मतलब पॉजिटिव के या फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और अपवर्ड और नॉर्मल टू प्लेन। आउटवर्ड बोल सकते हैं और अपवर्ड बोल सकते हैं। और अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब उसके बैक साइड यानी क्रॉस हमें दिखाई देगा। और क्रॉस दिखाई देने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड और डाउनवर्ड टू प्लेन, नॉर्मल हमेशा रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ लॉ भी लेंगे कि किन लॉज के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा डीएल क्रॉस आर पर। और डीएल क्रॉस आर पे किस तरह से डिपेंड करेगा? तो देखो यहाँ से डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो डी बी कितना होगा? 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास वायर है और इस वायर की एक्सिस में, जैसे ये मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, तो इसका मतलब डीएल की डायरेक्शन
और आर की डायरेक्शन सेम है, तो डी एल और आर दोनों सेम है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी, वो क्या आएगी, मिनिमम। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है तो इसका मतलब साइन 90 कितना होता है अपने पास 1, तो dB की जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और मैक्सिमम कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये हमारे पास वायर हुआ, और इस वायर से 90 डिग्री एंगल पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, साइन 180 है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है, तभी हमारे पास साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब वायर और डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट और वायर को कनेक्ट करने वाली लाइन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये हमारे पास था बायो-सावर्ट लॉ, और बायो-सावर्ट लॉ से हम किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, और उस क्वेश्चन में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे देखो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है और उससे 0.5 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है डेल्टा एक्स। ओके, ये डेल्टा एक्स है, और इससे वाई एक्सिस की ओर एक पॉइंट लिया है, और वो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, 0.5 मीटर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है मेरे पास 10 एम्पियर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एंड उसकी डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो डीबी ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो डीबी का वैल्यू हमने पढ़ी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीबी म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू कितनी है 10, डीएल का मतलब डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर में चेंज करें 10⁻², थीटा कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री, तो यह हो जाएगा 1, और डिस्टेंस जो है वो कितनी की है हमें 0.5 का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो डायरेक्शन इसके बाद ले लें, तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 10⁻⁹ और 10⁻8। ओके, और यहाँ से 0.5 स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5, तो ये हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 10⁻⁸ 10⁻2 डिवाइड बाई 25, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ये मिल गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, वही सेम डी एल क्रॉस आर केप। तो देखो डी एल किधर है भाई, करंट ये फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में डी एल की डायरेक्शन यानी कि आई केप, आर केप किधर है, यानी कि ये डिस्टेंस है आर वाई एक्सिस, तो आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो यानी कि किधर होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस या फिर आउटवर्ड टू प्लेन। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो सिंपल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी मेथड से फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये हमारे पास था बायो-सावर्ट लॉ, और उस पर बेस्ड ये एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायो-सावर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ लॉज, जिससे हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाम रूल है, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो हमारे पास थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। और उसके बाद मेन जो पॉइंट हम लेंगे वो बायो-सावर्ट लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशंस, यानी कि एक फाइनाइट वायर
है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट वायर है, एक सर्कुलर लूप है, या फिर एक हमारे पास एक स्फेरिकल लूप है, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। ओके, थैंक यू।